नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित कक्षा छठी की नई पाठ्यपुस्तक हिंदी की मल्हार के पाठ 6 मेरी माँ के बारे में, जिसके लेखक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं। इस वीडियो में हम मेरी माँ पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें उनकी आत्मकथा काफी चर्चित रही। पाठ मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। आइए अब प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। अब प्रश्न यह है, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी? 4 विकल्प दिए गए हैं इसके लिए। पहला है भारत माता के साथ रहने की। दूसरा विकल्प है अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की। तीसरा विकल्प है अपनी मां की जीवन पर्यंत सेवा करने की। और चौथा विकल्प है भोग विलास तथा ऐश्वर्य भोगने की। तो इसका उत्तर है अपनी मां की जीवन पर्यंत सेवा करने की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जो इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न है कि राम प्रसाद बिस्मिल की मां का सबसे बड़ा आदेश क्या था? इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है देश की सेवा करें। दूसरा है कभी किसी के प्राण न लेना। तीसरा है कभी किसी से छल न करना। और चौथा है सदा सच बोलना। तो इसका सही उत्तर है कभी किसी के प्राण न लेना। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर पूछा गया है कि अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। यानी इससे पहले जो 2 प्रश्न आपने देखे हैं, उसमें जो विकल्प आपने चुना वह उत्तर क्यों चुना था। तो पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रश्न इस प्रकार है कि किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी? इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल अपनी मां से बहुत प्यार करते थे। देश सेवा करते हुए उन्हें कम उम्र में ही फांसी की सजा हो गई। यही कारण था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपनी मां की जीवन पर्यंत सेवा की इच्छा पूर्ण होती दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न था कि राम प्रसाद बिस्मिल की मां का सबसे बड़ा आदेश क्या था, जिसके उत्तर में हमने चुना था कि कभी किसी के प्राण न लेना, तो हमें ऐसा क्यों लगता है? इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने स्वयं बताया था कि उनकी मां ने उन्हें सबसे बड़ा आदेश दिया था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना। तो इस प्रकार से यह मेरी समझ से विभाग पूरा होता। आइए अब अगले विभाग की ओर चलते हैं, जो है पंक्तियों पर चर्चा। तो इसमें जो प्रश्न है पहला, वो कहता है कि पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार करिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। तो पंक्ति क्या है, आइए देखते हैं। पहली पंक्ति है, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। अब इन्हें हम पढ़कर हमें क्या समझ में आता है, आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर इस प्रकार है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को क्रांतिकारी जीवन की प्रेरणा उनकी मां से मिली थी। अपने जीवन में वे अपनी मां से सबसे अधिक प्रभावित थे।
इसलिए उनका मानना था कि यदि उन्हें उनकी माता न मिलती तो उनका जीवन सामान्य मनुष्यों की भांति ही होता। आइए अगली पंक्ति पर आते हैं, जो इस प्रकार है कि उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। इसका क्या अर्थ हमें समझ में आता है, देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है कि राम प्रसाद बिस्मिल गरम दल के क्रांतिकारी थे। देश की आजादी के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते थे, किंतु बिस्मिल जी बताते हैं कि उनकी मां ने उन्हें किसी के प्राण लेने से मना किया था, जिसकी वजह से कई बार मौका मिलने पर भी वे अंग्रेजों की हत्या न कर सके और देश की आजादी के लिए ली गई प्रतिज्ञा भंग हो गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और ये है मिलकर करें मिलान। पाठ में से कुछ शब्द चुनकर नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन शब्दों पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो शब्द देखते हैं। पहला शब्द है देवनागरी, और इसके अर्थ और संदर्भ के सामने लिखा गया है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। दूसरा शब्द है आर्य समाज, और इसके लिए लिखा गया है इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति इटली का मसीहा था, जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा था। तीसरा है मेजनी, जिसके सामने लिखा गया है महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था। और चौथा शब्द है गोविंद सिंह, और इनके सामने लिखा है भारत की एक भाषा लिपि, जिसमें हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाएं लिखी जाती हैं। अब ये एक दूसरे से सही मेल खाते हुए नहीं लिखे गए हैं, तो इन्हें एक दूसरे का सही अर्थ और संदर्भ एक दूसरे के सामने लिखने के लिए हम इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, या इनका अर्थ और संदर्भ से मिलान इस प्रकार होगा। देवनागरी, इसका सही अर्थ और संदर्भ है भारत की एक भाषा लिपि, जिसमें हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाएं लिखी जाती हैं। दूसरा शब्द है आर्य समाज, जिसका सही अर्थ या संदर्भ है महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था। तीसरा शब्द है मेजनी, और इसका सही अर्थ या संदर्भ है इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति, इटली का मसीहा था, जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा था, मेजनी ने। चौथा शब्द है गोविंद सिंह, और ये थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आइए अब प्रश्नों के अगले विभाग में चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो सोच विचार के लिए है। पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बिस्मिल की माताजी जब ब्याह कर आईं तो उनकी आयु काफी कम थी, और इस कथन के साथ जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है कि फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला। तो इसमें हम क का उत्तर देखेंगे। आइए देखते हैं क्या है। बिस्मिल की मां 11 वर्ष की उम्र में विवाहित होकर अपनी ससुराल आई थी। उन्होंने लगन से जल्द ही गृह कार्य सीख लिया और परिवार के कामकाज को कुशलतापूर्वक करने लगी। बिस्मिल के जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना सीख लिया था। आगे चलकर बिस्मिल और उनकी बहनों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार उन्होंने अपने आप को परिवार के अनुकूल ढाल लिया। आइए अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि माताजी की इच्छा शक्ति दृढ़ थी। जो बिस्मिल की माताजी थी उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ थी। विवाह के कुछ वर्षों बाद उन्होंने घर पर ही शिक्षित सहेलियों के संपर्क में देवनागरी की किताबें पढ़ना सीख लिया। माताजी अत्यंत परिश्रमी थीं। गृह कार्य कर चुकने के बाद जो समय मिल जाता उसमें वे पढ़ाई लिखाई करती। इस प्रकार
माताजी ने प्रबल इच्छा शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। आइए चलते हैं अब अगले विभाग में। सोच विचार के लिए अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग दिया। इसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं कि बिस्मिल के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जीवन में हर कदम पर अपने पुत्र बिस्मिल को प्रोत्साहित किया। छोटी सी उम्र में ही अपनी माताजी से प्रेरणा लेकर बिस्मिल साहस, वीरता और देश सेवा के पथ पर चले। जन्मभूमि पर न्यौछावर होने वाले पुत्र पर उन्हें गर्व था। संकट में भी उन्होंने अपने पुत्र को अधीर नहीं होने दिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो इस प्रकार है कि आज से कई दशक पहले बिस्मिल की मां शिक्षा के महत्व को समझती थी। बताइए कैसे। इसका उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है कि बालक बिस्मिल में प्रेम, साहस और दृढ़ता के भाव उनकी मां ने भरे थे। कम उम्र में विवाह हो जाने के बाद भी उनकी मां अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को शिक्षित करती रहीं। कुछ वर्षों बाद उन्होंने बिस्मिल और उनकी छोटी बहनों को भी पढ़ाया लिखाया। अपनी शिक्षा और वाणी से बिस्मिल के जीवन मूल्य में सुधार किया। मां के प्रोत्साहन का ही परिणाम था कि राम प्रसाद बिस्मिल धर्म के मार्ग पर चलकर उत्तम शिक्षा ग्रहण कर सके। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है कि हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की मां स्वतंत्र और उदार विचारों वाली महिला थी। इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है कि हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल जी की मां स्वतंत्र और उदार विचारों वाली सशक्त महिला थी। बिस्मिल को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती थी। शिक्षादि के अतिरिक्त वे उन्हें देश सेवा हेतु विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेने में उत्साहित करती। बिस्मिल की बहनों को भी छोटी आयु में उनकी मां ही शिक्षा दिया करती थी। अपनी मां के स्वतंत्र और उदार विचारों के कारण ही वे स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले सके और मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने के लिए संकल्पवान बने। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, और यह प्रश्न है आत्मकथा की रचना से। और प्रश्न पूछा गया है कि यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा क्या होती है कि आत्मकथा यानी अपनी कथा। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों को पढ़ने के लिए। और इससे संबंधित प्रश्न है कि इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनसे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। और इसी में दूसरा प्रश्न है कि अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। आइए देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार लिखा जा सकता है। जो पंक्तियां हैं जिसमें लग रहा है कि लेखक अपने बारे में कह रहे हैं, तो पहली पंक्ति है कि लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दूसरी पंक्ति हो सकती है कि मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग दिया करता था। तीसरी पंक्ति है मेरी माताजी देवी है। चौथी पंक्ति है मैंने तुरंत उत्तर दिया, यह तो धर्म विरुद्ध होगा। पांचवी पंक्ति है कि मैं अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। तो ये कुछ एक 5 पंक्तियां हैं। ऐसी बहुत सारी पंक्तियां हैं जिन्हें ढूंढकर लिखी जा सकती है और अलग अलग समूह में बच्चे अलग अलग उत्तर लिख सकते हैं। शब्द प्रयोग तरह तरह के इस विभाग के अंतर्गत आइए देखते हैं क्या है। लिखा है माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध या अक्षर का ज्ञान। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। इस वाक्य में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना। आइए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं, जिससे समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है।
संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव भी है। इस पाठ में से ऐसे शब्द खोजकर सूची बनाइए। तो आइए उत्तर देखते हैं इसका। इसका उत्तर हो सकता है डांट फटकार, कामकाज, उठना बैठना, अंदर बाहर, देश सेवा, पालन पोषण इत्यादि। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द मिल सकते हैं जिन्हें आपस में मिलाकर छोटा किया गया है, तो विद्यार्थी और भी ढूंढेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जिसका विभाग आपकी बात है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो उनके जो सबसे प्रिय मित्र थे उनके नाम इस प्रकार हैं। पहले हैं अशफाक उल्लाह खान। राम प्रसाद बिस्मिल के ये सबसे विश्वास पात्र दोस्त थे। दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति गहरी दोस्ती थी। अशफाक राम प्रसाद के मुरीद थे और उनसे मिलना चाहते थे। दोनों की मुलाकात एक मित्र ने कराई थी। अशफाक राम प्रसाद के पार्टी मात त्रिवेदी के सक्रिय सदस्य बने। दूसरे मित्र थे उनके स्वामी सोमदेव। ये राम प्रसाद बिस्मिल के गुरु भी थे। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में अपना जीवन बनाने का श्रेय अपने माता पिता के बाद स्वामी सोमदेव को ही दिया है। तीसरे उनके परम मित्र थे भाई परमानंद। राम प्रसाद बिस्मिल के क्रांतिकारी बनने में भाई परमानंद का अहम योगदान रहा। भाई परमानंद आर्य समाज और वैदिक धर्म के प्रमुख प्रचारकों में से एक थे। इसके अलावा भी कई सारे दोस्त हैं उनके, जैसे सचिंद्रनाथ सान्याल इत्यादि। तो उनके बारे में भी आप जानकारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे लिखे बिंदुओं को आधार मानते हुए अपनी मां या अपने अभिभावक से बातचीत कीजिए और उनके बारे में गहराई से जानिए कि उनका प्रिय रंग, भोज्य पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि कौन कौन से हैं। उदाहरण के लिए 2 प्रश्न दिया गया है, जैसे आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपका जन्म किस सन में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर जो है वो सभी विद्यार्थी अपनी मां से ऐसे ही विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछकर लिखेंगे, जैसे आपकी प्रिय पुस्तक का नाम क्या है, आपको क्या खाना अच्छा लगता है, छुट्टियों में आपको किसके घर जाना अच्छा लगता है, आपके प्रिय अध्यापक का क्या नाम था। इस तरह के और भी सारे प्रश्न लिखेंगे और उनके उत्तर लिखेंगे। सिर्फ प्रश्न लिखकर नहीं छोड़ देना है, उसके उत्तर भी साथ में लिखने हैं। आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पुस्तकालय या इंटरनेट से संबंधित विभाग से है और यहां बताया गया है कि आप पुस्तकालय से राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा खोज कर पढ़िए। साथ ही देशभक्तों से संबंधित अन्य पुस्तकें जैसे उनके पत्र, आत्मकथा, जीवनी आदि पढ़िए और अपने मित्रों से साझा कीजिए। तो यह काम विशुद्ध रूप से विद्यार्थियों के ऊपर है, जिसमें पुस्तकालय में या इंटरनेट पर उनकी आत्मकथा ढूंढकर पढ़नी है। अगला प्रश्न है कि आप अपनी मां को क्या कहकर संबोधित करते हैं, बुलाते हैं। अन्य भाषाओं में मां के लिए प्रयुक्त संबोधन और मां के लिए शब्द ढूंढिए। क्या उनमें कुछ समानता दिखती है? यदि हां तो क्या? इस प्रश्न का उत्तर नीचे लिखा है, देखिए। मैं अपनी मां को मम्मी, माताजी या अम्मा, जो विद्यार्थी कहते हैं वो लिखना है, कहकर संबोधित करता हूं। मां के लिए अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द हैं, जैसे असमी में मां को आई, मातृ और मां कहते हैं। बंगाली और हिंदी में मां को मां, अम्मा, माता और मातृ कहते हैं। गुजराती में मां को मां, माता और बा कहते हैं। कन्नड़ में मां को अम्मा और ताई कहते हैं। कश्मीरी में मां को मौज कहते हैं। कोंकणी में मां को माई कहते हैं। मणिपुरी में मां को इमा कहते हैं। मराठी में मां को आई कहते हैं। मलयालम में मां को अम्मा कहते हैं। उड़िया में मां को बाऊ और मां कहते हैं। पंजाबी में मां को माताजी, पब्बू और माई कहते हैं। संस्कृत में मां को मातरः, अम्बा, मातुलः, जननी और मातृ कहते हैं। सिंधी में मां को मऊ कहते हैं। तमिल और तेलुगु में मां को अम्मा कहते हैं। उर्दू में मां को अम्मी कहते हैं। मारवाड़ी में मां को मासा कहते हैं।
इन सभी भाषाओं में माँ का जो भी नाम है वह अमूमन अ और म से संयुक्त होकर बना है तथा सभी में ममता का भाव दिखाई पड़ता है। आइए आज की पहेली देखते हैं। यहां दी गई वर्ग पहेली में पाठ से 12 विशेषण दिए गए हैं, उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। तो यहां से छांटना है और अपने पाठ में अंडरलाइन करना है। तो आइए देखते हैं इसका क्या उत्तर हो सकता है। तो यहां वर्ग पहेली में सारे विशेषणों को घेर दिया गया है तथा उत्तर इस प्रकार है। पहला मंगलमयी, दूसरा प्रत्येक, तीसरा छोटी, चौथा खूब, पांचवा साधारण, छठा दुख भरी, सातवां महान, आठवां स्वाधीन, नवां धार्मिक, 10वां विशेषण है कम, 11वां मनोहर, 12वां है बड़ा और 13वां है 11 है। इस प्रकार ये पहेली है और इसमें से सभी विशेषण छांटकर दिए जा चुके हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है खोजबीन के लिए, रिसर्च के लिए। और इसमें प्रश्न पूछा गया है कि मां से संबंधित 5 रचनाएं पुस्तकालय से खोजनी है और अपनी एक पत्रिका बनानी है। तो इस प्रश्न के लिए भी विद्यार्थियों को पुस्तकालय में जाना पड़ेगा या इंटरनेट की सहायता लेनी पड़ेगी और मां पर आधारित 5 रचनाएं, कविताएं हो, कहानियां हो, कुछ भी हो, उसे इकट्ठा करना है, पढ़ना है और अपनी एक कॉपी में लिख करके रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ तथा पाठ की व्याख्या के साथ भी। मल्हार के सभी पाठों की व्याख्या के लिए, उनके प्रश्नोत्तरों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।